In this video, I am going to discuss about the dissolution of Muslim marriage अर्थात मुस्लिम विवाह का विघटन या मुस्लिम विवाह का विच्छेद कितने तरीके से हो सकता है। इसको जानने के लिए हम एक चार्ट की मदद लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज की। यदि तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट तरीके को हम कहते हैं बाई एक्ट ऑफ गॉड अर्थात ईश्वरीय कृति के द्वारा, और जो दूसरा तरीका है उसको हम कहते हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज अर्थात पक्षकारों के कार्य के द्वारा। तो मुस्लिम मैरिज दो तरीके से डिसॉल्व हो सकती है, बाय एक्ट ऑफ गॉड और बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। बाय एक्ट ऑफ गॉड का अर्थ हुआ कि जहां पे पति या पत्नी में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो मैरिज अपने आप इंस्टेंटली डिसॉल्व मान ली जाती है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं डेथ ऑफ द स्पाउस। और बाई एक्ट ऑफ पार्टीज का अर्थ ये हुआ जहां पे पक्षकारों के कार्य के द्वारा विवाह का विघटन होता है, अर्थात ये पति के द्वारा भी हो सकता है, पत्नी के द्वारा भी हो सकता है और पति पत्नी दोनों के पारस्परिक सहमति से भी हो सकता है। तो इसको हम देखेंगे, बाई एक्ट ऑफ पार्टीज को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को हम कहेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स। एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स का अर्थ हुआ गैर न्यायिकेतर विवाह विच्छेद। गैर न्यायिकेतर विवाह विच्छेद का तात्पर्य है कि जहां पे न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विवाह का विघटन हो रहा है। और जो दूसरा तरीका है उसको हम कहते हैं जुडिशियल डिवोर्स या न्यायिक विवाह विच्छेद। मुस्लिम लॉ के तहत जो भी मैरिजेस होती थी उनको डिसॉल्व करने का जो भी राइट था वो पुरुषों के पास था, महिलाओं के पास कोई भी अधिकार नहीं था। तो महिलाओं को विवाह विघटन कराने का जो अधिकार मिला वो हम इसके तहत पढ़ते हैं द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के सेक्शन 2 में कुछ प्रोविजंस बताए गए कि उन प्रोविजंस के में से किसी एक या अधिक के आधार पे एक मुस्लिम पत्नी न्यायालय में विवाह विघटन कराने के लिए आवेदन कर सकती है। तो अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स या गैर न्यायिकेतर विवाह विच्छेद की। तो इसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हम कहेंगे बाय हस्बैंड, पति के द्वारा विवाह का विघटन किस तरीके से होता है। दूसरा बाय वाइफ या पत्नी के द्वारा विवाह का विघटन। और तीसरा बाय म्यूचुअल कंसेंट। बाय म्यूचुअल कंसेंट अर्थात पारस्परिक सहमति से। तो पति के द्वारा जो तलाक दिया जाता है या मैरिज को डिसॉल्व कराया जाता है वो कई तरीके से हो सकता है। तो फर्स्ट को हम कहते हैं, इसको हम 3 भाग में पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले को हम कहते हैं तलाक, दूसरे तरीके को हम कहते हैं इला और तीसरे तरीके को कहा जाता है जिहार। बाय वाइफ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जैसा कि बताया कि मुस्लिम लॉ के तहत मैरिज को डिसॉल्व कराने का कोई भी राइट फीमेल्स को नहीं दिया गया था। ये एक तरीके से जो भी पावर थी वो सबकी सब पावर हस्बैंड के पास थी। और इस मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए जो फीमेल्स थी उनको कोई भी इंडिपेंडेंट राइट नहीं था, उनका राइट जो है डिपेंड करता था। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये इसी राइट की बात की जा रही है, अर्थात जब हस्बैंड अपनी पावर अपनी वाइफ को डेलीगेट कर देता था या हस्तांतरित कर देता था तब ये माना जाता था कि यदि पत्नी उस पावर का उपयोग करते हुए कोई भी तलाक प्रोनाउंस कर रही है तो वहां पे मैरिज का जो इफेक्ट होता था डिसॉल्व होने का वो उसी के जैसा होता था जैसा ये माना जाता था कि वो पति के द्वारा उसको डिसॉल्व किया गया है। तो इसको डेलीगेटेड डिवोर्स भी कहा जाता है, डेलीगेटेड डिवोर्स, या फिर हम इसको तलाक तफवीज के नाम से भी जानते हैं, तलाक तफवीज।
और तीसरा जो तरीका है बाय म्यूचुअल कंसेंट, इसको हम कह सकते हैं पति या फिर पत्नी की आपसी सहमति से जहाँ पे विवाह का विघटन होता है उसको हम पारस्परिक सहमति से विवाह विघटन की कैटेगरी में मानते हैं। और ये दो तरीके से हो सकता है। पहला हम इसको कहते हैं खुला, और जो दूसरा तरीका है उसको हम कहते हैं मुबारक। खुला या मुबारक के जरिए जो मैरिज डिसॉल्व होती है उसको ये कहा जाता है कि मैरिज पारस्परिक सहमति से डिसॉल्व हुई है। अब हम इन तरीकों को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बाय हस्बैंड जो तलाक दिया जा रहा है या मैरिज को डिसॉल्व कराया जा रहा है वो तलाक के जरिए भी हो सकता है, इला के जरिए भी हो सकता है और जिहार के जरिए भी हो सकता है। तो यदि हम बात करें कि तलाक का मतलब क्या है, तो तलाक शब्द जो है वो लैटिन भाषा के टर्म डाइवोर्टियम से डिराइव हुआ है। डाइवोर्टियम टर्म से तलाक शब्द या जिसको हम इंग्लिश में डिवोर्स कहते हैं उसका उद्भव हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू टर्न असाइड या टू सेपरेट, अर्थात जो है पृथक कर देना या अलग कर देना। इस्लाम में डिवोर्स को या फिर तलाक को एक पेनफुल सर्जरी के रूप में माना जाता है। ये कहा जाता है, वैसे तो इस्लाम में तलाक को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जाता है कि जब पति और पत्नी आपस में उनके बीच सामंजस्य नहीं स्थापित हो पा रहा है, जब उनका एक साथ रहना जो है कष्टकारी हो गया है, उस परिस्थिति में उन दोनों का पृथक हो जाना, उन दोनों का अलग होना ही बेहतर है। तो वहां पे ये माना जाता है कि मैरिज को डिसॉल्व कराया जा सकता है, अर्थात इसको जो है एक्सेप्शनल कंडीशन में अलाउ किया जाता है। तो तलाक की यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि तलाक दो तरीके का होता है। एक हम जिसको कहते हैं तलाकुल सुन्नत और दूसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं तलाकुल बिद्दत। तो हम इन तरीकों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे जो सबसे पहला तरीका है डिवोर्स बाय द हस्बैंड। डिवोर्स बाय द हस्बैंड। डिवोर्स बाय द हस्बैंड में जो सबसे पहला ढंग है उसको कहते हैं तलाक। तलाक का अर्थ होता है, इसको कहा जाता है रेपुडिएशन या रेपुडिएशन। रेपुडिएशन मीन्स होता है परित्याग कर देना या खुला छोड़ देना, अर्थात टू रिलीज। तो इस्लाम में ये माना जाता है रेपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय द हस्बैंड। तो ये जो हम तलाक की बात कर रहे हैं ये पत्नी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ये किसके द्वारा दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है पति के द्वारा। तो ये माना जाता है कि जब वाइफ के बिहेवियर ने या वाइफ के कंडक्ट ने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा दुखी किया है या उसका जो कंडक्ट है, उसका वाइफ का जो कैरेक्टर है वो इम्पायस है, उस कंडीशन में पति अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकता है और तलाक को प्रोनाउंस कर सकता है। तो इस तरीके से तलाक को अलाउ किया गया है इस्लाम में। यहाँ पे तलाक के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल किया जाना जरूरी है कि कब कोई भी तलाक वैलिड तलाक माना जाएगा। कंडीशंस ऑफ अ वैलिड तलाक। तो ये जब हम बात करेंगे कंडीशंस ऑफ वैलिड तलाक की, तो इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो होती है कैपेसिटी, अर्थात पक्षकार जो विवाह का विघटन कराना चाह रहे हैं उनको सक्षम होना चाहिए विवाह को विघटित कराने के लिए। ये सक्षमता कब आएगी? तो वो जो मैरिज हम डिसॉल्व कराने की बात कर रहे हैं वो हस्बैंड, मुस्लिम हस्बैंड क्या करेगा? वो साउंड माइंड का होना चाहिए और इसके साथ ही साथ वो मेजर होना चाहिए या वयस्क होना चाहिए, अर्थात उसने एज ऑफ प्यूबर्टी को
अटेन कर लिया हो। जब हस्बैंड ने एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर लिया होगा तब ये माना जाएगा कि वहां पे वो मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए सक्षम है या कैपेबल है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हम देखते हैं, पहला साउंड माइंड का होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, उसको मेजर होना चाहिए, अर्थात अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी या वयस्कता की आयु, यौवनावस्था की आयु वो अटेन कर लिया होना चाहिए। इसके बाद जो है जो अब बात आती है वो ये कि अगर व्यक्ति साउंड माइंड का नहीं है तो उसके द्वारा जो तलाक प्रोनाउंस किया गया है उसका क्या असर होगा। तो ऐसा तलाक जो है वैलिड तलाक नहीं माना जाता है। लेकिन मान लीजिए यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ल्यूनेटिक है और वो कभी कभी कुछ स्थितियों में कुछ समय के बाद वो जो है ठीक हो जाता है, जिसको हम ल्यूसिड इंटरवल के नाम से जानते हैं। जब ल्यूनेटिक व्यक्ति वो ठीक हो जाता है, जब वो नॉर्मल पर्सन्स की तरह बिहेव करता है या रहता है, तो उस ल्यूसिड इंटरवल के दौरान यदि उसके द्वारा कोई तलाक प्रोनाउंस किया जा रहा है तो वो तलाक परफेक्टली वैलिड होता है, वैध माना जाता है। इसी तरीके से यदि हम बात करें तो यदि कोई ऐसा तलाक जो किसी माइनर के या किसी इंसेन वाइफ के अगेंस्ट जो है हम प्रोनाउंस करते हैं, वो तलाक भी वैलिड तलाक नहीं होता है, क्योंकि उसको जो पत्नी है यदि वो अवयस्क है या वो इंसेन है तो उसको इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि वो जो मैरिज है उसकी डिसॉल्व करा दी गई है और उसके लिए जो भी इसेंशियल्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाते, क्योंकि कंसेंट ऑफ द पार्टीज की यदि बात की जाती है तो वो जो पत्नी है उसको चूंकि बिना उसके इंफॉर्मेशन के, बिना उसके नॉलेज के ऐसा तलाक दिया जा रहा है, तो वहां पे नॉलेज ऑफ द पार्टी जरूरी है। इसलिए मैरिज वहां पे डिसॉल्व अगर की जा रही है तो वो वॉइड मानी जाएगी, फिर माइनर वाइफ के अगेंस्ट किया जा रहा है या इनसेन वाइफ के। अब दूसरी बात आती है जिसको हम कहते हैं फ्री कंसेंट, अर्थात पक्षकार की स्वतंत्र सहमति से ही तलाक का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। यदि जो है तलाक का जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो फ्री कंसेंट नहीं है, किसी के दबाव से है, किसी के भय से है या किसी के कंपल्सन के द्वारा है या इंटॉक्सिकेटेड है, तब दिया जा रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो तलाक वैलिड तलाक नहीं है। उस दशा में क्या इस तलाक का क्या असर होगा, वो तलाक वैलिड तलाक नहीं माना जाता है, वॉइड होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन जिसको हम कहते हैं फॉर्मेलिटीज या कुछ औपचारिकताएं हैं जिनका पूरा किया जाना जरूरी है। ये औपचारिकताएं क्या क्या हैं कि तलाक, वैसे तो सुन्नी लॉ ये कहता है कि तलाक मे बी ओरल और इन राइटिंग, लेकिन जहां भी पक्षकार अपनी सहमति देने के लिए ओरली सक्षम नहीं है वहां पे वो रिटन भी दिया जा सकता है। तो इसका मतलब वहां पे तलाकनामा जो है एग्जीक्यूट कराया जा सकता है या वो रिटन फॉर्म में भी तलाक को हम दे सकते हैं। तो सिंपली या तो शब्दों के माध्यम से या तो फिर लिखित तरीके से तलाक दिया जा सकता है। कोई स्पेसिफिक वर्ड रिक्वायर नहीं है या कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला, कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं बताया गया है जिसके जरिए मैरिज डिसॉल्व होती है। बस वहां पे हमारा इंटेंशन क्लियरली इंडिकेट करने वाला होना चाहिए कि हाँ, हम अब इस मैरिज में बने नहीं रहना चाहते हैं, हम इस मैरिज को डिसॉल्व कराने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना शो करने वाला जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा, जो भी हमारे वर्ड्स होंगे, जो भी हमारे गेस्चर्स होंगे, वो सफिशिएंट होता है। शिया लॉ में ये कहा जाता है कि जो विटनेस हैं उनका अगर हस्बैंड कैपेबल नहीं है तलाक प्रोनाउंस करने में, तो वो वहां पे तलाक को रिटन फॉर्म में दे सकता है। और वहां पे तलाक के प्रोनाउंसमेंट के टाइम पे दो कॉम्पिटेंट विटनेसेस का प्रेजेंस जरूरी बताया गया है, जबकि सुन्नी लॉ में विटनेसेस की प्रेजेंस की कोई बात नहीं की गई है। वहां पे एट द टाइम ऑफ मैरिज विटनेस की जरूरत होती है, जबकि शिया लॉ में एट द टाइम ऑफ मैरिज
कि डिसोल्यूशन के टाइम पे विटनेस की जरूरत होती है। अब बात आती है फोर्थ कंडीशन की, वो है एक्सप्रेस वर्ड्स। एक्सप्रेस वर्ड्स का मतलब ये है कि द वर्ड्स ऑफ तलाक मस्ट क्लियरली इंडिकेट द हस्बैंड्स इंटेंशन टू डिसॉल्व द मैरिज। अर्थात जहाँ पे प्रोनाउंसमेंट जो किया जा रहा है तलाक के लिए, वो यदि ऐसा है कि उससे हमारा आशय प्रकट नहीं हो रहा है कि हम इस मैरिज को तोड़ना चाह रहे हैं या इसमें हम बने रहना चाह रहे हैं, वहाँ पे वो इंटेंशन वो क्लियर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब जो भी वर्ड्स हम तलाक के लिए यूज कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वो हमारा इंटेंशन क्लियरली सिग्निफाई करने वाला होना चाहिए। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है मोड्स ऑफ तलाक की, या तलाक कितने तरीके से दिया जा सकता है। तो तलाक को दिए जाने के डिफरेंट मोड्स हैं। ये मोड्स या ढंग की यदि हम बात करें, मोड्स ऑफ तलाक, तो बेसिकली ये दो तरीके का होता है। पहला है फर्स्ट तलाक उल सुन्नत, और दूसरा तरीका है तलाक उल बिद्दत। तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत दो ढंग हैं तलाक को देने के। तलाकुल सुन्नत को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है जिसको हम कहते हैं तलाके अहसन या तलाके अहसन, और दूसरा तरीका है तलाके हसन। तलाक और सुन्नत जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है, सुन्नत अर्थात ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट, अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब की परंपराओं पे जो भी आधारित तरीका है तलाक दिए जाने का, उसको हम तलाक और सुन्नत की कैटेगरी में शामिल करते हैं। और तलाकुल बिद्दत या इसको तलाकुल बेन भी कहा जाता है, इसको वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज माना जाता था। इसीलिए हमारे यहाँ इंडिया में शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2017 के केस के माध्यम से इस तलाकुल बिद्दत को या ट्रिपल तलाक को, जिसको ट्रिपल तलाक के नाम से भी जाना जाता है, को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो तलाकुल सुन्नत की यदि बात की जाए तो ये बेस्ड है किसके ऊपर, ऑन दी प्रॉफिट्स ट्रेडिशन, इसीलिए हम इसको सुन्ना या सुन्नत के नाम से जानते हैं। तो प्रॉफिट ने वैसे तो हमेशा जो है तलाक को एक बुराई माना, ही कंसीडर्ड तलाक एज एन एविल, लेकिन उनका ये कहना था कि इफ एट ऑल दिस एविल वाज टू टेक प्लेस, द बेस्ट फॉर्मूला वाज one in which there was possibility of revoking the effects of this evil, अर्थात जहां पे इसके वो तरीका बेहतर होगा जहां पे इसको वापस लिए जाने का, इसको रिवोक किए जाने का, इसको प्रतिसंहरित किए जाने का हमें संभावना उपलब्ध हो, वो तरीका बेस्ट तरीका माना जाएगा। तो यदि बात की जाए तलाक और सुन्नत, तो ये भी दो तरीके के हैं, वो होते हैं तलाके अहसन और तलाके हसन। तलाके अहसन की यदि बात की जाए तो तलाके अहसन का जो अरेबिक मीनिंग होता है, अरेबिक मीनिंग या अरबी भाषा में इसका जो अर्थ है उसको हम कहते हैं बेस्ट। विल्सन एक राइटर हैं, उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू विल्सन जो तलाके अहसन है वो वेरी प्रॉपर तरीका है, वेरी प्रॉपर, अर्थात सबसे उचित तरीका या सर्वोत्तम तरीका जो है वो तलाक के अहसन का है। और तलाक के हसन फिर क्या है? तलाक के हसन के बारे में ये कहा जाता है कि तलाक के हसन, इसका यदि हम मीनिंग देखें, अरेबिक मीनिंग, तो अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है, अरेबिक मीनिंग की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ होता है गुड, अर्थात अच्छा।
और विल्सन की यदि हम बात करें, विल्सन ने इसको बताया है प्रॉपर अर्थात उचित तरीका। ये बेस्ट तरीका और गुड तरीका, ये हम किस आधार पे कहते हैं, इसके लिए हमें इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज को देखना पड़ेगा, तब हम ये अंतर कर पाएंगे कि क्यों राइटर्स ने इसको बेस्ट तरीका बताया है और तलाके हसन को गुड तरीका बताया है। इसको बेस्ट तरीका बताए जाने के लिए तलाके हसन की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। वो फॉर्मेलिटीज क्या क्या हैं कि ये जो भी तलाक प्रोनाउंस किया जाता है हस्बैंड के द्वारा तलाके एहसन में जो भी तलाक प्रोनाउंस किया जाता है वो सिंगल प्रोनाउंसमेंट होता है ड्यूरिंग द तुहर ऑफ द वाइफ। सिंगल प्रोनाउंसमेंट किया जाता है। कब किया जाता है? तुहर पीरियड में किया जाता है। ये जो तुहर पीरियड है ये प्योरिटी पीरियड ऑफ वाइफ होता है या पत्नी का शुद्ध काल होता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जिस टाइम पे पत्नी को मेंस्ट्रुएशंस न हो रहे हो, जब उसको मासिक धर्म उसका न आ रहा हो, उस स्थिति को हम उस टाइम ड्यूरेशन को हम तुहर पीरियड कहते हैं या प्योरिटी पीरियड के नाम से जाना जाता है। 2 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स का जो के बीच का जो टाइम पीरियड होता है। तो ये माना जाता है कि जब पत्नी को हस्बैंड के द्वारा तलाक दिया जा रहा है, पति के द्वारा सिंगल प्रोनाउंसमेंट किया जाएगा। कब किया जाएगा? तुहर पीरियड में किया जाएगा। और तुहर पीरियड में जब पति के द्वारा ये तलाक प्रोनाउंस कर दिया जाता है, उसके बाद वाइफ इज बाउंड टू ऑब्जर्व द पीरियड ऑफ इद्दत, अर्थात पत्नी को इद्दत की अवधि का पालन करना फिर जरूरी हो जाता है। वहां पे 3 मंथली कोर्सेज की बात की गई है। 3 मंथली कोर्सेज, या इसको हम कह सकते हैं 3 मंथली साइकिल्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो पत्नी को ऑब्जर्व करना पड़ता है, इद्दत का टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में हस्बैंड को एब्सटेन करना होता है फ्रॉम दी कोहिबिशन। हस्बैंड यदि इस टाइम ड्यूरेशन तक पत्नी के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता है, अपने आप को कोहिबिशन से दूर रखता है पत्नी के साथ, तो वहां पे जैसे ही ये टाइम ड्यूरेशन खत्म होता है मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन यदि हम बात करें कि इसको हम बेस्ट तरीका बता रहे हैं, और इस्लाम में क्या कहा गया है? बेस्ट तरीका वो होगा जिसमें इसको रिवोक करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे बात जब हम करते हैं रिवोकेशन की, तो रिवोकेशन किस तरीके से होगा? तो रिवोकेशन के लिए यहाँ पे जो पति के द्वारा जब तलाक प्रोनाउंस किया गया है वो इद्दत के टाइम ड्यूरेशन तक रिवोकेबल होता है, अर्थात कि जब पत्नी का जो 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स का जो टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन में हस्बैंड यदि चाहे तो कोहिबिशन को रिज्यूम करा करके पत्नी के साथ फिर से फिजिकल रिलेशन बना करके अपना जो उसने तलाक प्रोनाउंस किया है उसको रिवोक कर सकता है। ये इम्प्लाइड तरीका है। एक्सप्रेस तरीका क्या है कि वो शब्दों के माध्यम से भी ये कह सकता है कि मैंने जो तलाक प्रोनाउंस किया था अब मैं उसको नहीं मानता हूँ, मैं आपके साथ फिर से इस मैरिज को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो यदि हस्बैंड एक्सप्रेस वर्ड्स के जरिए या इम्प्लाइड तरीके से तलाक को जो उसने प्रोनाउंस किया था रिवोक करता है, तो ये माना जाएगा कि वहां पे रिवोकेशन हो गया है। और अगर रिवोकेशन नहीं होता है हस्बैंड के द्वारा, तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द इद्दत द डिवोर्स बिकम्स इर्रिवोकेबल। अब बात आती है तलाक हसन की। तलाक हसन को गुड तरीका या प्रॉपर तरीका कहा जाता है। तो इसको गुड तरीका और या प्रॉपर तरीका कहे जाने के पीछे वजह है कि इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिनको फॉलो किया जाना जरूरी है। फर्स्ट क्या है कि इसमें 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट्स होते हैं। 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट्स। 3
3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट्स का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि 3 उत्तरोत्तर जो है उच्चारण किया जाएगा, 3 बार किया जाएगा। ये कब कब किया जाता है? ड्यूरिंग द टूहर ऑफ द वाइफ। तो फर्स्ट जो प्रोनाउंसिएशन वो होगा, वो फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट वो फर्स्ट टूहर के दौरान होगा। फिर सेकेंड जो प्रोनाउंसमेंट है वो सेकेंड टूहर के दौरान होगा। और थर्ड जो प्रोनाउंसमेंट है वो थर्ड टूहर के दौरान होगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टूहर, सेकेंड टूहर और थर्ड टूहर, इन 3 टूहर्स पीरियड में हस्बैंड को 3 बार अलग अलग प्रोनाउंसमेंट करना पड़ता है। और अगर हस्बैंड ने फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट कर दिया है और सेकेंड प्रोनाउंसमेंट करने के बाद अगर वो जो है चाहे तो कंजुगल रिलेशंस को रिज्यूम करा करके क्या कर सकता है? मैरिज को जो तलाक उसने दिया है उसको वो रिवोक करा सकता है। लेकिन अगर हस्बैंड ने सेकेंड टूहर के टाइम पे भी उसको रिवोक नहीं कराया है तो फिर हस्बैंड थर्ड टूहर के दौरान क्या करेगा? तलाक को प्रोनाउंस करता है और उसके बाद मैरिज वो डिसॉल्व मानी जाती है। इसका मतलब जैसे ही थर्ड डिक्लेरेशन हस्बैंड के द्वारा किया जाता है, तलाक बिकम्स इररिवोकेबल एंड द मैरिज डिसॉल्व्स इमीडिएटली। और वहां पे जैसे ही मैरिज डिसॉल्व होती है, वाइफ को इद्दत का टाइम ड्यूरेशन ऑब्जर्व करना फिर जरूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ तलाक़े हसन। इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ तलाक़े हसन। तो तलाक़े हसन का जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि रिवोकेबिलिटी बिफोर दी थर्ड प्रोनाउंसमेंट, अर्थात तीसरा जो उच्चारण पति के द्वारा तीसरी बार जो किया जा रहा है उसके पहले तक इसको वापस लिया जा सकता है। और इट्स इररिवोकेबिलिटी आफ्टर द थर्ड प्रोनाउंसमेंट, अर्थात जो तीसरा जो प्रोनाउंसमेंट हस्बैंड के द्वारा कर दिया जाता है उसके बाद इसको हम वापस नहीं ले सकते हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो हमें यहाँ पे जानना जरूरी है, वो है गुलाम मोहिउद्दीन वर्सेस खीजर। ये केस 1929 का है। इसमें लाहौर हाई कोर्ट के द्वारा जो है इसको डिसाइड किया गया था। इस केस में हुआ क्या था कि एक हस्बैंड ने एक तलाकनामा एग्जीक्यूट किया और उसमें उन्होंने मेंशन किया कि मैंने आज 15 सितंबर को फर्स्ट तलाक प्रोनाउंस किया है अपनी वाइफ को, और 15 नवंबर को उन्होंने इसमें मेंशन किया तलाकनामा में कि 15 नवंबर को थर्ड तलाक वुड बी कंप्लीटेड। और उन्होंने ये भी बताया तलाकनामा में कि उन्होंने अपनी वाइफ को ये बात जो है कम्युनिकेट कर दी है 15 सितंबर को ही। लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना था कि ये जो तरीका है तलाक दिए जाने का वो तलाक़े हसन नहीं है, तलाक़े एहसन है। क्यों? वैसे तो तलाक़े हसन में 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट्स की बात की जा रही है और यहाँ इस केस में भी ये कहा गया है कि 3 तलाक का जिक्र हो रहा है, 3 बार तलाक दिए जाने का। लेकिन कोर्ट का यहाँ पे ये कहना था, लाहौर हाई कोर्ट का, कि यहाँ पे जो तलाक दिया जा रहा है वहां पे प्रोनाउंसमेंट सिर्फ एक बार हुआ है और बाकी का प्रोनाउंसमेंट कब होगा वो भविष्य के बारे में बताया जा रहा है, वो फर्दर आगे की डेट के बारे में बताया जा रहा है कि ये तलाक उस डेट को प्रोनाउंस किया जाएगा, न कि एक्चुअली में वो तलाक प्रोनाउंस किया गया था इस बारे में जिक्र किया गया था। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना था कि ओनली अ मेंशन ऑफ द थर्ड डिक्लेरेशन इन तलाकनामा इज नॉट सफिशिएंट टू डिसॉल्व द मैरिज इन हसन फॉर्म। तो इसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं मोड्स ऑफ तलाक में जो दूसरा मोड है वो है तलाकुल बिद्दत।
सेकेंड मोड है तलाक उल बिद्दत। इसको हम ट्रिपल तलाक या तलाकुल बेन के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज तलाकुल बेन और ट्रिपल तलाक या 13 तलाक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कहा जाता है कि इट इज अ सिंफुल फॉर्म ऑफ डिवोर्स, अर्थात ये तलाक दिए जाने का एक बहुत ही बुरा तरीका है। ये माना जाता है ट्रिपल तलाक में या तलाकुल बिद्दत में कि जैसे ही वर्ड्स प्रोनाउंस किया जाता है वैसे ही वहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी रिवोकेट करने की उसको नहीं रह जाती है, या मैरिज को फिर से बनाए रखने का कोई स्कोप नहीं रह जाता है, रिकंसिलिएशन का कोई स्कोप नहीं रह जाता है पार्टीज के बीच में। इसलिए ये इंस्टेंट तलाक माना जाता है, अर्थात जैसे ही तलाक शब्द प्रोनाउंस किया जाता है ट्रिपल तलाक, वैसे ही मैरिज एट इंस्टेंट डिसॉल्व हो जाती है और उसको रिवोकेट करने का, उसको रिवोक करने का कोई भी तरीका फिर बचता नहीं है। ये जो तरीका है ये प्रॉफिट ने कभी भी इसको अप्रूव नहीं किया था। द प्रॉफिट नेवर अप्रूव्ड अ तलाक इन विच देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी फॉर रिकंसिलिएशन। उनका कहना था कि जिस तलाक में रिकंसिलिएशन का या रिवोकेशन का ऑप्शन है वो तरीका बेहतर है। इसका मतलब ट्रिपल तलाक को प्रॉफिट ने अलाउ नहीं किया था। ये ट्रिपल तलाक का जो तरीका ये रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ डिवोर्स है। हनफी स्कूल के जो फॉलोअर्स थे, सुन्नी स्कूल का एक सब स्कूल है हनफी स्कूल, उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके यहाँ ट्रिपल तलाक को फॉलो किया जाता है और उन्होंने इसको जो है वो भी ये मानते हैं कि ये सिंफुल तरीका है, लेकिन उनके यहाँ इसको फॉलो किया जाता है। शिया लॉ में इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ट्रिपल तलाक की यदि अब हम बात करें या 13 तलाक तलाकुल बिद्दत की, तो ये इसके लिए भी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। इसमें जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट यदि हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी कि 3 प्रोनाउंसमेंट्स होना चाहिए ड्यूरिंग अ सिंगल तुहर। 3 प्रोनाउंसमेंट या 3 बार उच्चारण होना चाहिए। 3 प्रोनाउंसमेंट्स कब होना चाहिए? ड्यूरिंग द सिंगल तुहर, ड्यूरिंग सिंगल तुहर। और कैसा होना चाहिए? आइदर इन वन सेंटेंस, आइदर इन वन सेंटेंस, एक शब्द में भी हो सकता है कि कैसे? आई डाइवोर्स दी थ्राइस, मतलब मैं तुम्हें 13 तलाक देता हूं। या फिर किस तरीके से हो सकता है? और इन सेपरेट सेंटेंसेस, सेपरेट सेंटेंसेस। सेपरेट सेंटेंसेस में कैसे होगा? आई डाइवोर्स दी, आई डाइवोर्स दी, आई डिवोर्स दी। जब इस तरीके का अगर हम कोई उच्चारण करते हैं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, इस तरीके का यदि कोई उच्चारण होता है तो वहां पे ये माना जाता है कि वो ट्रिपल तलाक है या 13 तलाक है। इसका मतलब जैसे ही कोई सिंगल प्रोनाउंसमेंट ड्यूरिंग दी तुहर पीरियड किया जाता है जो कि क्लियरली इंडिकेट करने वाला हो हमारा इंटेंशन कि हम इस मैरिज को अब रिवोक नहीं कराना चाहते हैं, इररिवोकेबल हम इस मैरिज को डिसॉल्व कराना चाहते हैं, तो वहां पे ये माना जाता है कि द डिवोर्स हैज बीन कंप्लीटेड इररिवोकेबली। अर्थात अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आई डाइवोर्स दी इररिवोकेबली, मतलब मैं ऐसा तलाक दे रहा हूं जो कि रिवोक नहीं किया जा सकता है, जिसका प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकता है, तो वहां पे वो भी अपने आप में सफिशिएंट है मैरिज को तलाकुल बिद्दत के तरीके से डिसॉल्व कराने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि तलाकुल बिद्दत जैसे ही कोई डेफिनेट
कंप्लीट सेंटेंस में ये कंप्लीट होता है, वैसे ही जो पार्टीज होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और वो फिर एक दूसरे के साथ कोएबिशन के लिए बाउंड नहीं होती हैं, और जो वाइफ होती है उसको इद्दत का टाइम ड्यूरेशन ऑब्जर्व करना फिर मैंडेटरी हो जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट अप्रोच टुवर्ड्स दी तलाकुल बिद्दत, या तलाकुल बिद्दत से संबंधित जो वर्तमान स्थिति है हमारे यहाँ भारत में वो क्या है। प्रेजेंट अप्रोच, प्रेजेंट अप्रोच की यदि बात की जाए तो तलाकुल बिद्दत इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिवोर्स प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इवन दो इट इज डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक। भले ही ये डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक है लेकिन अभी भी ये प्रैक्टिस में है। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का हमारे यहाँ 2017 में केस आया था, जिस केस में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 की मेजॉरिटी से अपने जो 395 पेजेस का जजमेंट था उसमें ट्रिपल तलाक को या तलाकुल बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इसको कोर्ट का कहना था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्रेरी है अर्थात मनमाना पूर्ण है, एंड अनरीजनेबल है अर्थात यह अयुक्ति युक्त भी है। इसलिए ये कहा जाता है कि द इंस्टेंट ट्रिपल तलाक और ट्रिपल तलाकुल बिद्दत फॉलोड बाय सुन्नी मुस्लिम्स under Muslim personal law is unconstitutional and no longer permissible, अर्थात यह असंवैधानिक है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला है और यह इसको परमिट नहीं किया जा सकता है, इसको अलाउ नहीं किया जा सकता है। शायरा बानो के केस में ये जो है जो केस था पर्टिकुलर शायरा बानो का केस, ये जो मुस्लिम विमेंस थी जिन्होंने एट्रोसिटीज उनके विरुद्ध जो भी अत्याचार हो रहे थे तलाकुल बिद्दत या ट्रिपल तलाक के माध्यम से, उनको जो है वो जो फीमेल्स फेस कर रही थी मुस्लिम विमेन, उन्होंने बहुत सारी फीमेल्स इससे पीड़ित थी, बहुत ज़्यादा एग्रीव्ड थी। तो ऑल ओवर द नेशन इससे रिलेटेड केसेस जो है फाइल किए जा रहे थे। इसको बैन किए जाने की बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी। फिर जो है इस केस के जरिए, शायरा बानो केस के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और ये कहा कि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव विथ डिग्निटी की बात करता है उसका वायलेटिव है, और आर्टिकल 14 के तहत ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेटिव है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो शायरा बानो के केस के बाद अब इस केस में तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन क्या जो है अब ऐसी स्थिति है कि अब इंडिया में कोई भी व्यक्ति ट्रिपल तलाक नहीं दे रहा है? तो ऐसा नहीं है। अभी भी जो है ट्रिपल तलाक को लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस में ले आए हुए हैं, इसलिए इसको रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाने की ज़रूरत समझ में आई और इस पे हमारे यहाँ लॉ बनाया गया। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट आया 2019 में। इसको लेके शायरा बानो का जब केस आया हमारे यहाँ, शायरा बानो जो केस था वो है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 की मेजॉरिटी से जजमेंट दिया और ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्बिट्रेरी एंड अनरीजनेबल बताया। इसके बाद फिर हमारे यहाँ इस
को रेगुलेट करने के लिए ट्रिपल तलाक को प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया। तो इसको लेके जो ऑर्डिनेंस आया था, फर्स्ट ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद फिर सेकेंड ऑर्डिनेंस आया, और जब ये सेकेंड ऑर्डिनेंस खत्म होने वाला था उस समय हमारे यहाँ इससे रिलेटेड लॉ बन के आ गया, जिस लॉ को हम जानते हैं द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। इस एक्ट के जरिए ट्रिपल तलाक को इलीगल बताया गया है और वॉइड बताया गया है। इस एक्ट में द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट अर्थात मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए, विवाह से संबंधित अधिकारों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम बनाया गया, उसके माध्यम से ये कहा गया कि अब जो भी ट्रिपल तलाक है वो इलीगल माना जाएगा, जो भी व्यक्ति उसको प्रोनाउंस कर रहा है, और ये ट्रिपल तलाक वॉइड होगा या शून्य होगा। इस एक्ट में टोटल 3 चैप्टर हैं और 8 सेक्शंस हैं। हम अब इनके बारे में डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। The Muslim women protection of rights on marriage Act 2019। इस एक्ट में टोटल 3 चैप्टर्स हैं एंड 8 सेक्शंस हैं, अर्थात 3 अध्याय हैं और 8 धाराएं हैं। जो फर्स्ट चैप्टर डिस्क्राइब करता है एक्सटेंट ऑफ दिस एक्ट, अर्थात इस अधिनियम का विस्तार कहां तक होगा या ये अधिनियम कहां तक लागू होगा, किनके ऊपर लागू होगा। सेकेंड चैप्टर जो है वो बात करता है, ये कहता है कि तलाक बाय द मुस्लिम हस्बैंड जो दिया जा रहा है ट्रिपल तलाक, वो वॉइड होगा और इलीगल होगा। और जो थर्ड चैप्टर है वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिड मुस्लिम वुमेन की बात करता है, या जो मुस्लिम महिलाएं, विवाहित मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल अर्थात इस एक्ट का संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका विस्तार कहां तक होगा और ये किस तारीख को प्रवर्तन में माना जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो बताया गया है वो कहा गया है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, अर्थात इसका नाम बता दिया गया कि इस एक्ट को द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के नाम से जाना जाएगा। फिर ये बताया गया कि इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, अर्थात ये संपूर्ण भारत के ऊपर लागू होगा, सब पूरे भारत में ये लागू होगा। और थर्ड इसमें जो बात बताई गई वो ये कही गई कि इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 19th day of September 2018। भले ही इस एक्ट में हम देखिए यहाँ पे देखते हैं कि 2019 लिखा हुआ है,
लेकिन ये जो एक्ट है वो लागू कब से माना जाएगा, ये माना जाएगा कि वो 19 सितंबर 2018 से ही लागू है। 19 सितंबर 2018 ये डेट ऑफ कमेंसमेंट की इसमें बात की गई है। इसके बाद जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन की बात की गई है। इस एक्ट में टोटल 3 डेफिनेशंस बताई गई हैं। फर्स्ट डेफिनेशन वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात करता है। जो सेक्शन 2 का क्लॉज ए है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से यहां पे तात्पर्य है कि सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज आर में किस एक्ट के, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के इस प्रोविजन में, अर्थात सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज आर में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को का जो अर्थ है सेम वही अर्थ यहाँ पे इसका भी होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर कोई तलाक प्रोनाउंस किया गया है जिसका नेचर ट्रिपल तलाक है या इंस्टेंट तलाक है तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। अब बात आती है क्लॉज बी की। क्लॉज बी के तहत बताया गया है, मजिस्ट्रेट टर्म को डिफाइन किया गया है। मजिस्ट्रेट, और यहां पे मजिस्ट्रेट से तात्पर्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात की जा रही है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और जो थर्ड डेफिनेशन है वो क्लॉज सी में बताई गई है, वो है तलाक की। और यहाँ पे तलाक से मतलब है तलाक बिद्दत और एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक हैविंग द इफेक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड इररिवोकेबल डिवोर्स प्रोनाउंस्ड बाय अ मुस्लिम हस्बैंड। अर्थात कोई भी ऐसा तलाक जिसका नेचर ऐसा है कि वो इंस्टेंट तलाक है और इररिवोकेबल तलाक है, अगर मुस्लिम हस्बैंड के द्वारा दिया जा रहा है तो वो तलाक की श्रेणी में आएगा, ट्रिपल तलाक के तहत उसको माना जाएगा और उसको इस एक्ट के जरिए रेगुलेट किया जाएगा। अब बात आती है सेकंड चैप्टर की। सेकेंड चैप्टर में जो चैप्टर 2 है उसमें भी दो डेफिनेशन, दो सेक्शंस हैं। जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 ये कहता है कि तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल। तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल, अर्थात जो तलाक प्रोनाउंस किया जा रहा है, कौन सा तलाक, जो ट्रिपल तलाक है या इंस्टेंटेनियस और इररिवोकेबल तलाक है, वो तलाक वॉइड होगा अर्थात शून्य होगा। और इसी के साथ साथ वो जो है इलीगल भी बताया गया है, चाहे वो हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के प्रति बाय वर्ड्स दिया गया हो, आइदर स्पोकन और रिटन, या तो शब्दों के माध्यम से या लिखे गए शब्दों के माध्यम से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या किसी और मैनर में अगर उसको वाइफ के अगेंस्ट हस्बैंड ने प्रोनाउंस किया है तो ऐसा तलाक वॉइड होगा और इलीगल होगा। और फोर्थ जो सेक्शन 4 जो है वो ये बताता है पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक। पनिशमेंट अर्थात क्या दंड दिया जाएगा उस व्यक्ति को, उस हस्बैंड को जो ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस कर रहा है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो भी हस्बैंड सेक्शन 3 के तहत जो तलाक प्रोनाउंस कर रहा है उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है which may extend to 3 years, अर्थात 3 साल तक के कारावास तक की उसको सजा दी जा सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसको फाइन भी लगाया जा सकता है, फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। तो इसका मतलब कि वहां पे 3 वर्ष तक के इम्प्रिजनमेंट या कारावास की सजा और फाइन की बात की जा रही है। अब हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की, जो कि इस एक्ट का लास्ट चैप्टर है। और चैप्टर 3
चैप्टर में सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 4 सेक्शंस मेंशन किए गए हैं। हम इन सेक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेक्शन 5 सब्सिस्टेंस अलाउंस की बात करता है या निर्वाह भत्ता की बात करता है। सबसिस्टेंस अलाउंस। सबसिस्टेंस अलाउंस या निर्वाह भत्ता की बात की जा रही है कि जो है अगर हस्बैंड ने पत्नी के अगेंस्ट ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस कर दिया है तो वहां पे वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हर हस्बैंड सच अमाउंट ऑफ सबसिस्टेंस अलायंस, खुद के लिए, फॉर हर एंड फॉर हर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, जो कि डिटरमाइन किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट से हम यहाँ पे तात्पर्य है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनके द्वारा जो भी अमाउंट डिटरमाइन किया जाएगा वो सबसिस्टेंस अलायंस हस्बैंड के द्वारा वाइफ को पे किया जाना जरूरी है। अब बात आती है सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 में अगर हम देखें तो सेक्शन 6 बात करता है कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन या अवयस्क संतान की जो कस्टडी होगी, संरक्षकता होगी, वो किसको मिलेगी? कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मुस्लिम वुमेन जो है, जो मैरिड मुस्लिम वुमेन है, शैल बी एंटाइटल्ड फॉर द कस्टडी ऑफ हर माइनर चिल्ड्रन इन द इवेंट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय द हस्बैंड, जिस भी मैनर में मजिस्ट्रेट प्रिस्क्राइब करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, उस मैनर में कस्टडी ऑफ द माइनर चिल्ड्रन वो मदर के पास रहेगी, फादर को नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अवयस्क बच्चे होंगे उनकी कस्टडी उसकी मदर के पास रहेगी, न कि फादर के पास रहेगी। अब सेक्शन 7 की अगर हम बात करें, सेक्शन 7 ये कहता है ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल एटसेट्रा। ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल एटसेट्रा। ये जो सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में 3 जो है क्लॉज हैं। जो फर्स्ट है वो ये बताता है कि एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल। शैल बी कॉग्निजेबल का अर्थात वो मामला जो है संज्ञेय मामला माना जाएगा और उससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन, ऐसे किसी ऑफेंस के कमीशन की कोई इंफॉर्मेशन किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर को मिलती है तो वहां पे या तो वो इंफॉर्मेशन वो मैरिड मुस्लिम वुमेन दे जिसके अगेंस्ट तलाक प्रोनाउंस किया गया है, या एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड और बाय मैरिज, कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे बाय ब्लड या बाय मैरिज रिलेटेड है, उसके द्वारा जैसे ही इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर को मिलती है वो वहां पे उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अर्थात वहां पे बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद जो बात आती है वो है कि एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कंपाउंडेबल, अर्थात वहां पे ऐसे मामले को शमनीय बनाया गया है, कंपाउंडेबल बनाया गया है, जहां पे हम उसको कंपाउंड करा सकते हैं। लेकिन ये जो कंपाउंडेबल की बात की जा रही है ये एट द इंस्टेंस ऑफ द मैरिड मुस्लिम वुमेन की बात की जा रही है, अर्थात जिस महिला के विरुद्ध तलाक शब्द प्रोनाउंस किया गया, तलाक का उच्चारण किया गया है, अगर वो इस बात के लिए राजी है तो वहां पे ऐसे ऑफेंस को हम कंपाउंड करा सकते हैं, लेकिन ये विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट होगा ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज ही मे डिटरमाइन, अर्थात मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी शर्तें निर्धारित की जाएंगी, जो भी कंडीशंस लगाई जाएंगी, उन कंडीशंस के को फॉलो करने के बाद ही इस ऑफेंस को कंपाउंड करा सकते हैं, उसका शमन करा सकते हैं। और थर्ड इस सेक्शन में जो बात बताई गई है वो ये कहा गया है कि नो पर्सन accused of an offense under this act shall be released on bail। ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति को बेल पे तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा
जब तक कि मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज की तरफ से कोई एप्लीकेशन ना आ जाए। उस एप्लीकेशन के बाद मजिस्ट्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मैरिड मुस्लिम वुमेन को देंगे, जिसके अगेंस्ट तलाक प्रोनाउंस किया गया है, उसको सुनने के बाद, उस वुमेन को सुनने के बाद फिर वहां पे यदि मजिस्ट्रेट को लगता है रीजनेबल ग्राउंड है बेल पे रिलीज किए जाने का, तो वहां पे बेल पे रिलीज किया जाएगा, अदरवाइज वहां पे बेल पे रिलीज नहीं किया जाएगा, अर्थात वहां पे जमानत नहीं दी जाएगी। और अब बात आती है सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 रिपील एंड सेविंग्स की बात करता है। निरसन और व्यावृत्ति की, रिपील एंड सेविंग्स। इस सेक्शन में दो सबसेक्शंस हैं। सबसेक्शन 1 ये कहता है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019 वो रिपील हो जाता है आज की तारीख से, इज हियर बाय रिपील्ड। और सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019 के तहत अगर कोई भी कार्यवाही शुरू की गई थी, एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर दैट सेकेंड ऑर्डिनेंस shall be deemed to have been done or taken under the provisions of this act। ये माना जाएगा कि यदि कोई कार्यवाही कर दी गई है तो वो इस एक्ट के तहत की गई है, और अगर कोई कार्यवाही की जा रही है सेकेंड ऑर्डिनेंस के तहत तो ये माना जाएगा कि वो कार्यवाही जो है अब इस अधिनियम के तहत की जाएगी। इतनी बातें जो है ट्रिपल तलाक के प्रेजेंट पोजीशन से रिलेटेड हमें जो है हमने यहाँ पे डिस्कस की। Now we will discuss about the second form of divorce by the husband. Divorce by husband जो दूसरा तरीका है उसको हम इला के नाम से जानते हैं। इला को वो ऑफ कॉन्टिनेंस भी कहा जाता है। वो ऑफ कॉन्टिनेंस अर्थात आत्म संयम की प्रतिज्ञा। जहां पे इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीनिंग की। मीनिंग, जहां पे कोई हस्बैंड जिसने एज ऑफ मेजॉरिटी को अटेन कर लिया है और वो साउंड माइंड का है, वो अल्लाह की शपथ लेता है, स्वेयर्स बाय गॉड, और ये कहता है कि दैट आई विल नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months विथ माई वाइफ। तो वहां पे जैसे ही 4th month का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होता है, मैरिज डिवोल्व हो जाती है इररिवोकेबली। और लेकिन अगर हस्बैंड इस 4 महीने के ड्यूरेशन के बीच में, जो 4 महीने का ड्यूरेशन जिसके बीच में उसने वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन न बनाने के लिए प्रतिज्ञा ली थी, अगर उस दौरान कोहिबिशन रिज्यूम हो जाता है, पति पत्नी के बीच संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो वहां पे इला कैंसिल मान लिया जाता है और मैरिज डिसॉल्व नहीं होती है। इसके लिए जो हस्बैंड के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है वो कुछ इस तरीके का हो सकता है। हस्बैंड क्या कह सकता है, आई स्वेयर बाय गॉड आई शैल नॉट अप्रोच दी। अगर हस्बैंड इस तरीके की कोई भी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अल्लाह की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी पत्नी तक कोई संबंध नहीं स्थापित करूंगा, तो ये अपने आप में वैलिड इला माना जाता है। अब हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ इला की, या इला को कंप्लीट कराने के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ इला, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हस्बैंड को क्या होना चाहिए, द हस्बैंड मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एंड मस्ट हैव एट द एज ऑफ मेजॉरिटी। तो साउंड माइंड का होना चाहिए हस्बैंड को, प्लस क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। सेकेंड इसमें जो बात है वो होगी कि वो क्या करता है हस्बैंड, he swears by God,
he swears by God और takes a vow, या ईश्वर की सौगंध लेता है या प्रतिज्ञा करता है, takes a vow। फिर क्या करता है इसमें हस्बैंड, that he will not approach to his wife physically। और फोर्थ इसमें, जैसे ही in pursuance of woe हस्बैंड क्या करता है, he abstains from cohabitation for a period of 4 months। तो वहां पे या जैसे ही ये टाइम पीरियड कंप्लीट होता है 4 मंथ्स का, इला अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर इला के थ्रू मैरिज जो है डिसॉल्व हो जाती है, और अगर कोहिबिशन रिज्यूम हो जाएगा तो इला को क्या मान लिया जाता है, इला का कैंसिलेशन हो जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कैंसिलेशन ऑफ इला। नेक्स्ट सब पॉइंट इज कैंसिलेशन ऑफ इला। तो वही बात कि इला इज कैंसिल्ड बाय द हस्बैंड रिज्यूमिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद इन द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स और अ वर्बल रिस्ट्रिक्शन देयर ऑफ। तो हस्बैंड अगर अपने पे कोई ऐसा वर्बल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि नहीं, अब मैं जो भी मैंने प्रतिज्ञा ली थी, अब मैं उस प्रतिज्ञा को नहीं मानता हूँ, या विद इन 4 मंथ्स जो है हस्बैंड वाइफ के साथ कोहिबिशन रिज्यूम करा लेता है, तो वहां पे इला कैंसिल मान लिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो जानने की है वो ये है कि इला इज नॉट अ प्रैक्टिस इन इंडिया। इला का प्रचलन इंडिया में नहीं है। इला इज नॉट अ प्रैक्टिस इन इंडिया। नाउ द थर्ड form of divorce by the husband which I am going to discuss is zihar। जिहार को इंजरियस एसिमिलेशन के नाम से भी जाना जाता है, या हानिकारक तुलना के नाम से भी हम इसको जानते हैं, इंजरियस एसिमिलेशन। इंजरियस एसिमिलेशन, यहाँ पे जिहार का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका अर्थ होता है, ये एक तरीके का कंस्ट्रक्टिव डिवोर्स है जिसमें हस्बैंड के द्वारा वाइफ का कंपैरिजन किया जाता है किसी प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में आने वाली किसी फीमेल से, अर्थात प्रतिषिद्ध नातेदारी के तहत आने वाली किसी स्त्री से। जब पुरुष अपने पत्नी की तुलना करता है तो वहां पे तलाक जो है डिसॉल्व हो जाता है, जिहार वहां पे सॉरी मैरिज डिसॉल्व हो जाती है जिहार के जरिए। इसमें हस्बैंड के द्वारा क्या किया जाता है, तो मीनिंग हो गया ये कंस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ डिवोर्स है या कंस्ट्रक्टिव डिवोर्स है। और मोड इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे हस्बैंड क्या करता है, कंपेयर करता है, हस्बैंड कंपेयर्स हिज वाइफ with the female under prohibited degrees of relationship। under prohibited degree of relationship। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मदर, माँ से या फिर सिस्टर से अगर हस्बैंड जो है तुलना कर दे रहा है पत्नी की, जो कि
इंजरियस है तो वहां पे ये माना जाता है कि मैरिज डिसॉल्व हो गई है वाइफ के साथ जिहार फॉर्म में। ये जो इंजरियस एसिमिलेशन की बात की जा रही है या जो कंपैरिजन की बात की जा रही है, आफ्टर सच एन ऑब्जेक्शनेबल कंपैरिजन, अगर हस्बैंड जो है वाइफ के साथ कोहेबिट नहीं करता है, कितने टाइम ड्यूरेशन तक, फॉर 4 months और मोर, अगर 4 महीने या उससे अधिक की अवधि तक वाइफ के साथ हस्बैंड फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता है, तो वहां पे क्या माना जाएगा कि जैसे ही 4th month एक्सपायर होता है, टाइम, ये जो टाइम पीरियड जैसे ही खत्म हो रहा है वैसे ही जिहार कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे मैरिज जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती है। वहां पे मैरिज कैसे डिसॉल्व होगी, जैसे ही हस्बैंड के द्वारा ऑब्जेक्शनेबल कंपैरिजन किया जा रहा है, उसके बाद वाइफ जो है जुडिशियल डिवोर्स के लिए कोर्ट में जा सकती है, या फिर वो उसको मैरिज को जुडिशियल डिवोर्स के लिए जा सकती है, या फिर वो अपने मैरिज को बनाए रखना चाहती है यदि वाइफ, तो वो कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें कि जिहार के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, तो इंग्रेडिएंट्स, सबसे पहले हस्बैंड को कैसा होना चाहिए, जो भी हस्बैंड अपनी वाइफ का कंपेयर कर रहा है वो हस्बैंड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अर्थात स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, प्लस वो एडल्ट होना चाहिए या वयस्क होना चाहिए। दूसरा, वो क्या करेगा हस्बैंड, वो अपनी वाइफ का कंपैरिजन करेगा विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप की किसी फीमेल से या अपनी मदर से, और फिर उसके बाद जो है वाइफ के पास क्या राइट होता है, देन द वाइफ हैज अ राइट टू रिफ्यूज टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ हिम, कब तक के लिए, टिल ही हैज एक्सपिएटेड हिमसेल्फ फ्रॉम पेनांस प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, जब तक हस्बैंड के द्वारा प्रायश्चित नहीं कर लिया जाता है अपने इस गुनाह के लिए, तब तक पत्नी जो है पत्नी हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने से मना कर सकती है। और ये जो तरीका बताया गया है एक्सपिएशन बाय पेनांस अर्थात प्रायश्चित के बारे में जो तरीका बताया गया है, उसको हम 3 F's से जो है जान सकते हैं, 3 F's। तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, बाई फ्रीइंग अ स्लेव, बाई फ्रीइंग अ स्लेव अर्थात एक दास को आजाद करके। दूसरा, यदि हम इसमें बात करें तो बाई फास्टिंग फॉर 2 months 2 महीने का उपवास करके, या बाई फीडिंग 60 पुअर्स। तो 3 तरीका है प्रायश्चित करने का जो कि बताया गया है इस्लाम में, कि एक जो है फ्री करके आप कर सकते हैं, आजाद करके, दूसरा फास्टिंग करके, और तीसरा फीडिंग करके, खिला करके। तो 3 F's से हम इसको डिनोट करते हैं। अब अगर हम बात करें लीगल इफेक्ट ऑफ जिहार की, तो डिक्लेरेशन जो है, अगर हम जिहार की बात करें तो जैसे ही जिहार हस्बैंड के द्वारा कर दिया जाता है, अपने आप मैरिज इटसेल्फ टर्मिनेट नहीं होती है, और वहां पे वाइफ का क्लेम भी अपने आप खत्म नहीं होता है अपने मैरिज को रेस्टिट्यूट कराने का, अपने कंजुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट कराने का। तो वाइफ का राइट जो है एग्जिस्टेंस में बना रहता है। वाइफ चाहे तो एप्लीकेशन फाइल करके रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिमांड कर सकती है, या फिर वाइफ चाहे तो मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। इस तरीके से हमने यहाँ पे डिवोर्स बाय हस्बैंड के 3 तरीके हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि हस्बैंड के द्वारा 3 तरीके से मैरिज डिसॉल्व हो सकती है। फर्स्ट तरीका है तलाक, जिसमें हमने उसके मोड्स देखे, तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत। तलाकुल सुन्नत में भी हमने तलाक एहसन और तलाक हसन देखा। उसके बाद हमने तलाकुल बिद्दत को भी डिटेल में डिस्कस किया। और जो सेकेंड तरीका है डिवोर्स बाय हस्बैंड में, वो है इला, और थर्ड तरीका है जिहार। नाउ वी विल डिस्कस डिवोर्स बाय दी वाइफ। यदि हम डिवोर्स बाय दी वाइफ की बात करें
तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वाइफ को कोई इंडिपेंडेंट राइट नहीं दिया गया था इस्लाम में कि वो अपनी मैरिज को अपनी इच्छा से जब चाहे, जैसे उनके पति चाहते थे वो उस तरीके से अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर लें। यहाँ पे ये जो वाइफ की इच्छा थी वो डिपेंड करती थी हस्बैंड के विलिंगनेस पे। हस्बैंड के द्वारा जो पावर दिया गया था डिवोर्स बाय द वाइफ, डिवोर्स बाय द वाइफ, इसको हम डेलीगेटेड डिवोर्स भी कहते हैं या प्रत्यायोजित विवाह विच्छेद, डेलीगेटेड डिवोर्स। या इसको तलाक तफवीज के नाम से भी जाना जाता है। तो मुस्लिम वुमेन को कोई भी इंडिपेंडेंट राइट नहीं था मैरिज को डिसॉल्व कराने का। शी कैन नॉट डिवोर्स हर हस्बैंड व्हेनेवर शी लाइक्स, जब भी वो चाहे वो अपने इच्छा के अनुसार अपने हस्बैंड से मैरिज को डिसॉल्व नहीं करा सकती थी। वाइफ मैरिज को कब डिसॉल्व करा सकती थी? 3 तरीके थे। व्हेन द हस्बैंड डेलीगेट्स हिज पावर टू द वाइफ, जिसको हम तलाक तफवीज के नाम से जानते हैं। दूसरा, जहां पे वाइफ एक पार्टी है, वेयर शी इज अ पार्टी टू डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, खुला या मुबारक का तरीका जिसमें हम अभी डिस्कस करेंगे। और तीसरा, where she wants to dissolve the marriage under the Dissolution of Muslim Marriages Act 1939, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के प्रावधानों के तहत जहां पे वो मैरिज को डिसॉल्व कराती है। तो यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं वो है डेलीगेटेड डिवोर्स या तलाक तफवीज। Instead of pronouncing talaq by himself, husband may give his right of divorce to anyone else इंक्लूडिंग हिज ओन वाइफ। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जो हस्बैंड पावर डेलीगेट कर रहा है डिवोर्स देने की, ये वाइफ को ही नहीं दे रहा है, वो किसी और को भी दे सकता है। लेकिन जहां पे हस्बैंड ने डिवोर्स देने की पावर डेलीगेट की है, हस्तांतरित की है अपनी पत्नी को, वहां पे पत्नी के द्वारा जो तलाक दिया जाता है उसको हम तलाक तफवीज के नाम से या डेलीगेटेड डिवोर्स के नाम से जानते हैं। और ये तलाक उसी तरीके से इफेक्टिव होता है जिस तरीके से ये किसी अन्य पर्सन के द्वारा दिया जाए, और इसकी जो वैलिडिटी होती है उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाइफ के द्वारा दिया गया है इसलिए ये वैलिड नहीं है। ये उसी तरीके से वैलिड माना जाता है जिस तरीके से ये माना जाता है कि वो हस्बैंड के द्वारा दिया गया है। तो जहाँ पे मुस्लिम लॉ में ये अलाउ किया गया है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत वाइफ को हस्बैंड ने एम्पावर किया है कि वो डिवोर्स दे सकती है, कुछ स्पेसिफिक कंटीजेंसीज होने की कंडीशन में शी कैन एक्सरसाइज दैट राइट टू गिव डिवोर्स। वहां पे अगर उस राइट के एक्सरसाइज करते हुए, उस राइट को एक्सरसाइज करते हुए वाइफ मैरिज को डिसॉल्व कराती है तो वो मैरिज का डिसोल्यूशन will take effect to the same extent as if it has been pronounced by the husband। वो उसी प्रकार से जो है लागू होगा, उसी प्रकार से मान्य होगा जैसे कि ये माना जाता है कि वो हस्बैंड ने उसको प्रोनाउंस किया है। It does not require any formal declaration from a court of law। अगर पत्नी ने पति के द्वारा दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए मैरिज को डिसॉल्व करा लिया है तो वहां पे फिर न्यायालय की किसी भी घोषणा की या न्यायालय के किसी भी आदेश की जरूरत नहीं होती है, मैरिज डिसॉल्व मान लिया जाता है। एक केस है यहाँ पे मंगीला बीबी वर्सेस नूर हुसैन। दिस केस इज ऑफ 1992। ये केस 1992 का है। इस केस में जो पिटिशनर था वो डिफेंडेंट नूर हुसैन से उसकी शादी हुई थी। हस्बैंड ने वहां पे अपनी पावर जो है वो डिवोर्स देने की अपनी वाइफ को डेलीगेट की थी और वो एक जो है रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में थी जिसको काबीनामा वहां पे नाम दिया गया था। काबीनामा में इस बात का मेंशन किया गया था कि हस्बैंड ने अपनी पावर मैरिज को डिसॉल्व कराने की, डिवोर्स देने की अपनी वाइफ को
जो है डेलीगेट की है। और वाइफ को फिर क्या हुआ, हस्बैंड ने इल ट्रीट किया, शी वॉज इल ट्रीटेड बाय हर हस्बैंड, हस्बैंड ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया और फिर वाइफ ने मैरिज को डिसॉल्व करा लिया कि जो अथॉरिटी उसको दी है हस्बैंड ने डेलीगेट किया है काबीनामा के थ्रू बिफोर द मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार, उसने उस मैरिज को डिसॉल्व करा लिया। वहां पे हस्बैंड ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं कोई भी मेंटेनेंस इनको प्रोवाइड नहीं करूंगा और ना ही जो वाइफ डावर क्लेम कर रही है वो उसको प्रोवाइड करूंगा। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भले ही जो मैरिज को डिसॉल्व कराने का या डाइवोर्स देने का जो राइट है वो प्राइमरीली बिलोंग करता है हस्बैंड को, लेकिन जहाँ पे उसको वो हस्बैंड अगर ऐसी पावर अपनी डेलीगेट कर दे रहा है अपनी वाइफ को, या तो एब्सोल्युटली या कंडीशनली, और उस पावर की एक्सरसाइज करते हुए अगर वाइफ ने कोई भी तलाक प्रोनाउंस किया है, कोई भी डिवोर्स लिया है, तो वो जो है डिवोर्स वैलिड माना जाता है। जैसा कि इस केस में कोर्ट ने कहा कि इन द कोर्ट हेल्ड दैट द वाइफ इन द इंस्टेंट केस वाज वेरी मच अ डिवोर्स्ड वुमन when she dissolved her marriage by the virtue of authority delegated to her and executed a divorce deed before the Muslim marriage registrar and qazi, and it cannot be said that such marriage was still subsisting as no specified contingencies had taken place। इसका मतलब ये है कि हस्बैंड का कहना था कि जो स्पेसिफिक कंटीजेंसी की हमने बात की थी वो हुआ नहीं था, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी, इसलिए ये तलाक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमारी मैरिज बनी हुई है। लेकिन कोर्ट ने इसको नहीं माना और कोर्ट का कहना था कि वाइफ ने जो पावर हस्बैंड ने दिया है मैरिज को डिसॉल्व कराने का, उसका एक्सरसाइज करते हुए मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार और काजी के सामने उसने यदि तलाक लिया है तो वो तलाक वैलिड तलाक है। नाउ I will discuss about the divorce by mutual consent, जो थर्ड फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स है, जो गैर न्यायिकेतर विवाह विच्छेद का तीसरा तरीका है, उसमें हम बात करने जा रहे हैं खुला और मुबारक की। थर्ड फॉर्म इज डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट या पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के दो तरीके हैं। पहला है खुला और दूसरा है मुबारक। यदि हम बात करें खुला की, तो खुला का जो लिटरल मीनिंग होता है, इसका लिटरल मीनिंग है टू ले डाउन। और अगर हम लीगल सेंस में इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है लेइंग डाउन बाय अ हस्बैंड ऑफ हिज राइट एंड अथॉरिटी ओवर हिज वाइफ। अर्थात जब पति के द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर जो भी अधिकार हैं, जो भी प्राधिकार हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, उनको समाप्त कर दिया जाता है, तो ये माना जाता है कि पति ने अपनी पत्नी को आजाद कर दिया है, मुक्त कर दिया है। इस्लाम में ये कहा गया है कि द वाइफ इज परमिटेड टू आस्क हर हस्बैंड टू रिलीज हर आफ्टर टेकिंग सम कंसिडरेशन, अर्थात आफ्टर टेकिंग सम कंपनसेशन। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब पत्नी के द्वारा पति से ये कहा जाता है कि आप मुझे इस विवाह बंधन से आजाद कर दीजिए, इसके बदले में आप मुझसे कुछ कंपनसेशन ले सकते हैं, तो वहां पे अगर हस्बैंड पत्नी से इन कंसिडरेशन या कंपनसेशन में कुछ लेता है, वहां पे मैरिज डिसॉल्व मानी जाएगी। इसके लिए कुछ इसेंशियल्स हैं जो हमें देखने होंगे। इसेंशियल्स फॉर खुला। ये इसेंशियल्स क्या क्या है? सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज, कि कोई भी विवाह का विघटन जो भी हो रहा है उसमें पार्टीज को कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, अर्थात पार्टीज का सक्षम होना जरूरी है। और पार्टीज कॉम्पिटेंट कब मानी जाएगी?
जब वो साउंड माइंड के होंगे और जब उन्होंने एज ऑफ प्यूबर्टी को, एज ऑफ मेजॉरिटी को अटेन कर लिया है, तो ये माना जाएगा कि पार्टीज आर नाउ कॉम्पिटेंट फॉर द पर्पज ऑफ खुला। और जो सेकेंड कंडीशन इसमें हम एसेंशियल की बात करने जा रहे हैं वो है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब जहां पे मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए वाइफ की तरफ से जो ऑफर दिया जा रहा है और हस्बैंड की तरफ से उसका जो एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी कोअर्शन के, बिना किसी कंपल्सन के होना चाहिए। और इसमें जो तीसरी बात हम करने वाले हैं वो है फॉर्मेलिटीज की, या कुछ औपचारिकताएं हैं जिनका पूरा किया जाना जरूरी है। वो फॉर्मेलिटीज क्या है? देयर मस्ट बी एन ऑफर फ्रॉम द वाइफ। यहाँ पे खुला में जो ऑफर दिया जाएगा वो हमेशा और हमेशा वाइफ की तरफ से दिया जाता है। और इस ऑफर का क्या होगा? द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विथ द कंसिडरेशन एवर्स फॉर द रिलीज। और ये जो भी ऑफर है इसका एक्सेप्टेंस कैसे किया जाएगा? इसके बदले में, इसके एवज में, इसके कंसिडरेशन में हस्बैंड जो है कुछ लेता है अपनी पत्नी से उसको रिलीज करने के लिए, और वो जो ऑफर है वाइफ की तरफ से जो दिया जा रहा है उसका एक्सेप्टेंस हस्बैंड के द्वारा किया जाना चाहिए। द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द हस्बैंड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि तीन इसेंशियल्स है कि कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, और वाइफ की तरफ से ऑफर होना चाहिए। ऑफर के साथ ही जो है कुछ हस्बैंड जो है कंसिडरेशन में या एवज में वाइफ से लेता है उसको रिलीज करने के लिए, और ये ऑफर का एक्सेप्टेंस हस्बैंड के द्वारा होना चाहिए। खुला और मुबारक की अगर हम बात करें तो मुबारक में ये और डिफरेंस है कि यहाँ पे मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए जो ऑफर है वो आइदर पार्टी की तरफ से आ सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो मैरिज से हम अपने आप को रिलीज कराना चाह रहे हैं उसके लिए वाइफ की तरफ से ही ऑफर आए। ये ऑफर हस्बैंड या फिर वाइफ की तरफ से किसी की भी तरफ से आ सकता है। तो यदि हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग है म्यूचुअल रिलीज या पारस्परिक सहमति से एक दूसरे को मुक्त कर देना, म्यूचुअल रिलीज। तो मुमारत इज ऑल्सो अ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन यहाँ पे ऑफर या एक्सेप्टेंस ये ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, जैसा कि खुला में बताया गया है कि ऑफर हमेशा वाइफ की तरफ से होगा खुला में, लेकिन मुबारक में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफर किसी भी पार्टी की तरफ से आ सकता है और उसका एक्सेप्टेंस दूसरी पार्टी की तरफ से होना चाहिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फीचर है मुबारक की वो ये है कि मुबारक में विलिंगनेस ऑफ बोथ द पार्टीज टू गेट रिड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से मुक्त होने का, एक दूसरे से आजाद होने की विलिंगनेस, इच्छा दोनों पक्षकारों को जतानी होगी। अगर कोई एक पक्षकार इस बात से सहमत नहीं है तो वो म्यूचुअल कंसेंट से मैरिज डिसॉल्व नहीं मानी जाएगी। वहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए इनिशिएटिव वाइफ ने लिया है कि हस्बैंड ने लिया है। इनिशिएटिव कोई भी ले सकता है और दूसरा पार्टी उसको अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वहां पे मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। यहाँ पे अब हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया उसमें डिवोर्स बाय द हस्बैंड की बात की कि मैरिज हस्बैंड के द्वारा किस तरीके से डिसॉल्व हो सकता है। वो तलाक के माध्यम से भी हो सकता है, इलाके के माध्यम से भी हो सकता है और जिहार के भी माध्यम से हो सकता है। फिर हम लोगों ने डिवोर्स बाय वाइफ जिसमें डेलीगेटेड डिवोर्स की बात की, और लास्ट में हमने डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की बात की जो कि खुला या फिर मुबारक के माध्यम से हो सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं डिवोर्स के जो दूसरा तरीका है जो कि वाइफ को दिया गया है। द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के सेक्शन 2 में कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं। उन प्रोविजंस के आधार पे मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है वाइफ, जिसको हम न्यायिक विवाह विच्छेद के नाम से भी जानते हैं। ये जो जुडिशियल डिवोर्स की हम बात करेंगे ये हम द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के प्रोविजंस के तहत देखते हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ
Muslim marriages, the Dissolution of Muslim Marriages Act 1939, इसके प्रोविजंस के तहत जो भी मैरिज डिसॉल्व कराई जाती है वो जुडिशियल डिवोर्स के तहत आती है। और ये जो जुडिशियल डिवोर्स की बात की गई है, इस अधिनियम का उपयोग करते हुए कोई पति जो है मैरिज नहीं डिसॉल्व करा सकता है। ये जो अधिकार दिए गए हैं इस अधिनियम के तहत, वो अधिकार पत्नी को दिए गए हैं, क्योंकि इस्लाम में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो भी राइट्स थे, एब्सोल्यूट राइट मैरिज को डिसॉल्व कराने के, वो हस्बैंड के पास थे जब तक कि ये अधिनियम नहीं आया था। इस अधिनियम के आने के बाद पत्नी को कुछ आधार प्रदान किए गए कि इन आधारों में से किसी एक पे या एक से अधिक आधारों पे पत्नी अपने विवाह का विघटन करा सकती है। तो अगर कोई मैरिज जो है डिवोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ होता है तो उसको हम फस्क का भी नाम देते हैं। फस्क टर्म का मतलब होता है टू एन्यूल और रिसाइन, अर्थात शून्य कर देना या फिर समाप्त कर देना, कैंसिल कर देना। तो विवाह का जो विघटन है यदि न्यायालय के हस्तक्षेप से विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट हो रहा है तो उसको हम फस्क भी कहते हैं। और ये जो भी विघटन होगा वो द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के सेक्शन 2 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, उनके प्रोविजंस के तहत होगा। तो ये प्रोविजंस क्या क्या हैं, इनको हम अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 में ये मेंशन किया गया है कि जहां पे जो वाइफ है वो अगर चाहे तो डिक्री ऑब्टेन करने के लिए फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज न्यायालय के पास वो एप्लीकेशन कर सकती है, न्यायालय के पास वो आवेदन कर सकती है। वो ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, दैट द वेयर अबाउट्स ऑफ द हस्बैंड हैव नॉट बीन नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। इसका मतलब हस्बैंड क्या है, मिसिंग है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। हस्बैंड 4 साल या उससे अधिक तक लापता है। वैसे तो एविडेंस लॉ के तहत हमारे यहाँ ये माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 7 साल तक उसकी कोई भी वेयर अबाउट नहीं पता चल रहा है तो वहां पे लीगल डेथ प्रिज्यूम की जाती है कि उस व्यक्ति की विधिक मृत्यु मान ली जाती है। लेकिन मैरिज को डिसॉल्व कराने के पर्पज से इस्लाम में, मुस्लिम लॉ में ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4 साल तक का माना गया कि अगर 4 साल तक अगर किसी व्यक्ति की कोई जानकारी नहीं है, उसका कुछ वेयर अबाउट पता नहीं चल रहा है, तो उस परिस्थिति में उसके विवाह को विघटित कराने के लिए पत्नी न्यायालय में आवेदन कर सकती है। अब बात आती है सेकेंड ग्राउंड की। जो सेकेंड आधार है वो है दैट द हस्बैंड हैज नेग्लेक्टेड और हैज फेल्ड टू प्रोवाइड फॉर हर मेंटेनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। अर्थात मेंटेनेंस प्रोवाइड करने से अगर हस्बैंड फेल कर रहा है, मेंटेनेंस फॉर 2 years, अगर हस्बैंड फेल कर रहा है, हैज फेल्ड टू प्रोवाइड, तो ये माना जाएगा कि वहां पे भी पत्नी को ये आधार उपलब्ध है, वो अपने विवाह को विघटित कराने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकती है। तीसरा, जो थर्ड ग्राउंड है वो है दैट द हस्बैंड हैज बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और अपवर्ड्स। अर्थात इम्प्रिजनमेंट फॉर a period of 7 years or upwards। अर्थात पति को किसी ऐसे अपराध में सजा मिली है जो कि 7 साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो वहां पे उस मामले में पत्नी क्या कर सकती है, इसको आधार बना करके कि हमारे पति को ऐसे मामले में दोष सिद्धि हुई है
जिसमें वो 7 साल या उससे अधिक तक की अवधि तक वो कारावास की सजा उनको मिली हुई है, इसलिए हमारे विवाह को विघटित करा दिया जाए, तो उस पिटीशन को भी कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बाद जो फोर्थ ग्राउंड है वो है दैट द हस्बैंड हैज फेल्ड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल कॉज हिज मैरिटल ऑब्लिगेशंस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो फोर्थ ग्राउंड हो जाएगा फेल्ड टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशंस कितने साल तक के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल या उससे अधिक की अवधि तक अगर हस्बैंड अपनी पत्नी के साथ जो उसके मैरिटल जो भी उसके वैवाहिक दायित्व हैं उन दायित्वों का बिना किसी युक्ति युक्त कारण के उनका पालन नहीं कर रहा, उन दायित्वों को नहीं उठा रहा है, तो उस परिस्थिति में ये माना जाएगा कि हस्बैंड हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज मैरिटल ऑब्लिगेशंस, और वहां पे भी वाइफ को ये आधार उपलब्ध है कि वो न्यायालय के पास मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए जा सकती है ना। ये बातें हो गई 4 आधार की कि फर्स्ट जहां पे हस्बैंड 4 years तक मिसिंग है, सेकंड जहां पे हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं 2 years तक, या फिर थर्ड जहां पे हस्बैंड को इम्प्रिजनमेंट हुआ है 7 साल या उससे अधिक के मामले में, और फोर्थ जहां पे हस्बैंड अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में फेल हैं। फिफ्थ जो आधार है वो है that the husband was impotent at the time of marriage and continues to be so। तो जहां पे ये कहा जा रहा है कि हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंसी की बात की जा रही है, कब कितने किस समय की बात की जा रही है? इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड कंटिन्यूज टू बी सो। इस दशा में जहां पे हर पति नपुंसक रहा है विवाह के टाइम पे, या फिर उसके बाद की भी अवधि में वो लगातार नपुंसक बना हुआ है, उस कंडीशन में भी पत्नी मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे जानने की है वो ये कि यदि हस्बैंड जो भी अगर वाइफ के फेवर में अगर मान लीजिए डिक्री आ जाती है मैरिज को डिसॉल्व कराने की, उस डिक्री का एग्जीक्यूशन 1 साल तक नहीं हो सकता है। उस 1 साल तक के टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर हस्बैंड इस बात को प्रूव कर देता है, कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि अब वो इम्पोर्टेंट नहीं रह गया, अब वो नपुंसक नहीं रह गया है, तो वहां पे वो जो डिक्री दी गई थी वो कैंसिल हो जाएगी और मैरिज फिर से बनी रहेगी। लेकिन अगर हस्बैंड फेल कर जाता है उस टाइम ड्यूरेशन में भी इस बात को प्रूव करने के लिए कि अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वहां पे मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। 6th कंडीशन या जो 6th आधार की हम बात करें वो ये है कि दैट द हस्बैंड हैज बीन इनसेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और इज सफरिंग फ्रॉम virulent venereal disease। यहां पे हम बात करेंगे इंसेनिटी की या फिर सफरिंग फ्रॉम virulent venereal disease। जहां पे पति या तो इंसेन है, पागल है, या तो फिर वो किसी ऐसे यौन रोग से पीड़ित है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, जैसे कि HIV। अगर इस तरीके की किसी भी रोग से पति पीड़ित है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, उस कंडीशन में वाइफ कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकती है मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए। या तो हस्बैंड इंसेन है 2 साल से, या फिर जो है वो किसी ऐसे विरलेंट वेनेरियल डिजीज से पीड़ित है, उस कंडीशन में भी वाइफ कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकती है अपने मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए। नाउ द 7th ग्राउंड ये कहता है कि जहां पे किसी
फीमेल की शादी उसके फादर या किसी अदर गार्जियन ने करा दी है बिफोर शी हैज अटेन्ड द एज ऑफ 15 ईयर्स, जहाँ पे स्त्री ने 15 साल की वो नहीं हुई थी, उसके पहले उसके फादर या किसी और गार्जियन ने उसकी शादी करा दी है, वहां पे वो उस मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। कब करा सकती है? रिपुडिएट करा सकती है बिफोर द अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो इसको हम ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी में क्या है कि जो फीमेल है, अगर वो 15 साल से कम की एज की थी और उसकी शादी उसके फादर या ग्रैंडफादर या किसी भी गार्जियन ने करा दी है, तो वो उस मैरिज को बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल की होने के पहले तक वो उस मैरिज को बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स वो उस मैरिज को रिपुडिएट करा सकती है। अब बात आती है कि जो ग्राउंड नंबर 8 है, वो ग्राउंड नंबर 8 हम बात करेंगे। ये ग्राउंड नंबर 8 क्रुएलिटी की बात करता है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को क्रुएलिटी के साथ ट्रीट करता है, उसका पत्नी के प्रति जो आचरण है वो क्रूर है, तो वहां पे भी पत्नी मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकती है। 8th ग्राउंड में कुछ इंस्टेंसेस ऐड किए गए हैं कि ये जो भी इंस्टेंसेस अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो वो क्रुएलिटी के अंतर्गत शामिल मानी जाएगी। इसमें जो सबसे पहले बात आती है वो ये कहता है कि ए में जो बात बताई गई है कि हस्बैंड हैबिचुअली असॉल्ट करता है या अपनी वाइफ की लाइफ को मिजरेबल बना देता है बाय क्रुएलिटी ऑफ कंडक्ट, तो वहां पे भले ही ऐसा जो भी उसका हस्बैंड का आचरण है वो भले ही फिजिकल क्रुएलिटी में या फिजिकल इल ट्रीटमेंट में नहीं आ रहा है, तो भी वो क्रूएल ट्रीटमेंट माना जाएगा। या तो हैबिचुअली असॉल्ट कर रहा है, मारपीट कर रहा है पत्नी के साथ, या फिर उसके साथ जो है उसका जो जीवन है वो नरकीय एकदम बना देता है कि वो वाइफ की स्थिति दयनीय हो जाती है। जरूरी नहीं है कि हस्बैंड उसको मारे पीटे ही, तो फिजिकल क्रुएलिटी भी हो सकती है और मेंटल क्रुएलिटी भी इसमें शामिल है। ग्राउंड नंबर बी जो क्रुएलिटी के कंटेक्स्ट में है वो ये कहता है एसोसिएट्स विथ विमेन ऑफ एविल रिप्यूट और लीड एन इनफेमस लाइफ। किसी ऐसी स्त्री के साथ उसका संबंध है जिसका समाज में रेपुटेशन अच्छा नहीं है, या वो जो है एक बुरा जीवन जी रहा है, इनफेमस लाइफ लीड कर रहा है, मतलब जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनके साथ अगर उसके रिलेशन है हस्बैंड के या उनके साथ वो रह रहा है, उनके साथ उसका उठना बैठना है, तो ये माना जाएगा कि ही इज एसोसिएटेड विथ विमेन ऑफ एविल रिप्यूट और लीड्स एन इनफेमस लाइफ। थर्ड इसमें जो कंडीशन बताई गई है क्रुएलिटी के मामले में वो ये कहता है कि जहां पे हस्बैंड अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ, जहां पे हस्बैंड अपनी वाइफ को फोर्स कर रहा है, उसके ऊपर जो है दबाव दे रहा है कि वो जो है अनैतिक जीवन जिए। अनैतिक जीवन जीने का अर्थ ये है कि हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को फोर्स कर रहा है कि वो किसी और पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और उसके बदले में हस्बैंड उससे कुछ गेन कर रहा है, तो वहां पे ये माना जाएगा कि हस्बैंड कंपेल कर रहा है अपनी वाइफ को और उसका जो बिहेवियर है वो क्रूअल है। फोर्थ इसमें ग्राउंड की यदि हम बात करें क्रुएलिटी के कंटेक्स्ट में तो वो है हस्बैंड अगर डिस्पोज ऑफ कर दे रहा है अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी को या उसको प्रिवेंट कर रहा है उस पर लीगल राइट्स को एक्सरसाइज करने से, तो वो भी क्रुएलिटी के अंतर्गत आता है। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए पत्नी को कोई प्रॉपर्टी मिली हुई है, वो उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर पा रही है, हस्बैंड उसको यूज करने से मना कर रहा है, या उसके वाइफ को जो है कोई ऐसी प्रॉपर्टी उसके पैटर्नल साइड से मिली हुई, उसके फादर ने कोई प्रॉपर्टी दी है, कोई लैंड है, कोई खेत या कोई फ्लैट है जिससे वो रेंट उसको मिल रहा है और वो रेंट भी जो है हस्बैंड ले रहा है, अपनी वाइफ को नहीं दे रहा है, वाइफ उस एक्सरसाइज नहीं कर पा रही उस पर अपने राइट्स को, तो वो भी माना जाएगा कि हस्बैंड का बिहेवियर वहां पे क्रूएल है। अब बात आती है ई की, ग्राउंड नंबर ई।
अगर हस्बैंड ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट्स हर इन द ऑब्जर्वेंसेस ऑफ हर रिलीजियस प्रोफेशन और प्रैक्टिस, जहाँ पे उसके धार्मिक जो भी आचरण है, जो भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं पत्नी के, उसको करने से पति रोकता है, तो वहां पे भी ये माना जाएगा कि हस्बैंड का बिहेवियर क्रूएल है। और एफ नंबर जो ग्राउंड है वो ये कहता है कि अगर हस्बैंड के पास इफ ही हैज मोर वाइफ्स देन वन, जहाँ पे हस्बैंड के पास एक से अधिक पत्नियां हैं और वो उनके साथ इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, जो कि कुरान की में जो बातें बताई गई हैं, इंजंक्शंस ऑफ द कुरान, उसके फॉलोएंस में नहीं है, उसके परसुएंस में नहीं है, तो वहां पे भी उसका बिहेवियर क्रूअल माना जाएगा। तो इन छहों आधार में से किसी एक आधार पे अगर हस्बैंड के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, हस्बैंड के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है, तो वो माना जाएगा कि हस्बैंड का बिहेवियर वहां पे क्रूएल है। अब हम बात करेंगे नाइन्थ ग्राउंड की। ये जो नाइन्थ ग्राउंड है ये मेंशन करता है एनी अदर ग्राउंड की, या कोई अन्य आधार। ये अन्य आधार कौन कौन से हो सकते हैं? एनी अदर ग्राउंड। इसका तात्पर्य ये हुआ कि न्यायालय को यदि उचित लगता है कि कोई और ऐसा आधार उपलब्ध है जिसके बेसिस पे मैरिज को डिसॉल्व कराया जा सकता है, तो कोर्ट को ये डिस्क्रिशन दिया गया है, कोर्ट उस आधार पे भी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के सेक्शन 2 में जो 9 आधार दिए गए हैं, पत्नी इन 9 में से किसी एक या 2 आधारों पे अपने विवाह को विघटित कराने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकती है डिग्री प्राप्त करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे जानने की है, वो ये कहा गया है कि जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की बात की गई थी कि अगर जो है कोई डिग्री पास की गई है इम्प्रिजनमेंट के मामले में, वहां पे जब तक कि वो इम्प्रिजनमेंट जो 7 इयर्स या अधिक की अवधि की बात की गई है, वो इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस फाइनल होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यदि पति के ऊपर 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी मामले का आरोप लगा दिया गया है, तो वो आरोप अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा। उस आरोप के आधार पे पति की दोष सिद्धि होनी चाहिए और ऐसी दोष सिद्धि फाइनल होनी चाहिए। इस तरीके से हमने ये सारा जो भी प्रोविजन था डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस का, उसको हम लोगों ने डील किया कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज 2 तरीके से हो सकता है, बाय एक्ट ऑफ गॉड एंड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। बाय एक्ट ऑफ गॉड के माध्यम से जब पति या फिर पत्नी में से किसी की डेथ हो जाती है तो मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी, और बाय एक्ट ऑफ पार्टीज 2 तरीके से हो सकता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स और जुडिशियल डिवोर्स। एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स 3 तरीके से हो सकता है, बाय हस्बैंड और बाय वाइफ और बाय म्यूचुअल कंसेंट। और जुडिशियल डिवोर्स इन 9 आधारों में से सेक्शन 2 के में जो भी 9 आधार दिए गए उनके आधार पे हो सकता है। थैंक यू सो मच।